अभी शमित जर्मनी मैक्स प्लैंक जर्मनी से आया है दिल्ली। अगर आपका नीट नहीं भी क्रैक होता है यू कैन स्टिल मेक टू द बिग प्लेसेस। तो आज तक शमित के 22 पब्लिकेशन हो चुके हैं। ही इज़ इन सेकेंड ईयर ऑफ हिज PhD एट मैक्स प्लैंक। हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि आज क्या नहीं करना है तुम्हें। कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। तो ऐसा क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट क्या रहा तेरा कि फर्स्ट ईयर वाला समित जैसे ही वो सेकेंड ईयर में गया और उसके पहले एकदम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। वो वाले माइंडसेट के साथ मैं गया ही था कि मैं थोड़ा फर्स्ट ईयर चिल करूंगा और एंजॉय करूंगा, और वो चिल और एंजॉय के चक्कर में मेरी 2 बैक लगी थी। तुम्हें लगता है कि नहीं यार नीट नहीं हुआ, अब भी कम है, तो तुम 2 साल की डिग्री करके फिर भी क्लिनिशियन बन सकते हो जर्मनी में। ओह यस, वहाँ पे क्या डिग्री है? नीट इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ ना, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू। सो आज हमारे साथ है हमारे कॉलेज के मित्र शमित। और शमित भाई हमसे नाइजर में मिले। बहुत रिसर्च किया बंदे ने, इतने पेपर्स आ रहे थे, हम सब पूरे बैच को फोमो हो रहा था सिर्फ इसी इंसान के पेपर्स आते हैं और तो किसी की रिसर्च अच्छी चल नहीं रही है। और अभी शमित जर्मनी मैक्स प्लैंक जर्मनी से आया है दिल्ली एंड हमसे मिलने आया है। वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट सो दैट जितने भी लोग हैं इट्स अ बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ देम कि कैसे अगर आपका नीट नहीं भी क्रैक होता है यू कैन स्टिल मेक टू द बिग प्लेसेस, यू कैन स्टिल डू द रिसर्च दैट यू वांटेड टू डू। आप बड़ी बड़ी जगह से बड़े बड़े प्रोफेसर से मिल सकते हो। आज तक समिट के 22 पब्लिकेशन हो चुके हैं। ही इज़ इन सेकेंड ईयर ऑफ हिज PhD एट मैक्स प्लैंक। तो शमित भाई कैसा लग रहा है मिल के? अच्छा लग रहा है बहुत। और कभी सोचा था कि हम मिलेंगे दोबारा और ऐसे मिलेंगे? नहीं यार, मैंने तो नहीं सोचा था कि हम मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे और साई एस्ट्रा के ऑफिस में मिलेंगे। मेरे को याद है कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे और हम लोग सब ऐसे ही, हम लोग तो बहुत मस्ती करते थे खैर, पर अखिल पढ़ाई तो नहीं करता था पर हमेशा बैकएंड में कुछ कोचिंग और ये सब करता रहता था। तब तो नहीं सोचा था हमने कि साई एस्ट्रा इतना बड़ा होगा और वो इतना लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगा ना। इट इज रियली कमेंडेबल थिंग दैट यू गाइस आर डूइंग। अखिल शमित के बारे में कुछ बताना, क्या एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज? समित ने बहुत हेल्प की है। हम साथ में फर्स्ट ईयर में हमारे पूरे ग्रुप ने पढ़ाई नहीं की थी। हम सब बायो वाले थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, नो मैथ्स। और हमने पढ़ाई नहीं की लाइजर जाके, तो हम सब साथ में जाके फेल हुए फर्स्ट ईयर में। आई थिंक मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैथ्स में फेल हो गया उसका। डिफरेंस डिफरेंस मेरे पास 12th में मैथ्स नहीं थी और वो लोग मेरे को नाइजर बुला के कह रहे थे कि तुम 1+1=2 प्रूफ करो हाँ, और 2 पेज में करो। वो मेरे से नहीं हो रहा था भाई, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन से सेट्स क्या होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बैक का दे दिया। क्योंकि और हमने और CS में और तुमने CS में ही भरी थी। और हमने पढ़ाई भी नहीं की थी। So yeah, this is like a caution for the guys who have PCB that you should give extra attention ना। और ऐसे नहीं पढ़ ऐसा नहीं करना। हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि आज क्या नहीं करना है तुम्हें। पहले तो ये जानना चाहूँगा शमित, जब 11th-12th में थे हाँ, तो क्या सोचा था कि क्या करना है लाइफ में, और अभी दैट 5-6 साल बाद यू आर डूइंग PhD मैक्स प्लैंक से, हाँ। तो हाउ डू यू कंपेयर योर ड्रीम देन एंड वर्सेस अभी जो कर रहे हो? सो मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा होता था तब आई रिमेम्बर कि मेरे को बनना था, मेरे को मिलिट्री में जाना था और IMA और ये सब में जाना था, मेरे को ऑफिसर बनना था। बट फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ और मेरी पूरी फैमिली, तुम्हें तो पता ही है कि जैसे सब मेडिकल लाइन में है, तो फिर मैंने उसी हॉराइजन्स में सोचा। और इंडिया में मेडिकल सोच रही है, तुम सोचते हो कि तुम नीट करोगे, तो मैंने भी वही सिमिलरली पैसेज लिया। मैं 12th के बाद गया था LN कोटा और मैंने वहाँ पे 1 साल रुका मैं, और लीडर बैच में था मैं शायद, अब मुझे याद नहीं, पर अकॉर्डिंग टू अखिल मैं लीडर बैच में था और आई बिलीव हिम। सो मैं लीडर बैच में था 1 साल, और उसके बाद फिर वहां से मैं प्राइमरीली गया था नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। एंड आई वुड लाइक टू से कि इट्स बिकॉज ऑफ LN इंस्टीट्यूट आई गॉट टू नो अबाउट नेस्ट, एंड देन मैंने नेस्ट भर दिया। और मैंने इसलिए भी भरा था क्योंकि उसका एग्जाम भी बहुत सस्ता था एज कम्पेयर टू नीट, तो मैंने कहा चलो भर देते हैं जस्ट लाइक अ बैकअप, यू नो। उस समय कुछ पता नहीं था कि व्हाट इज नाइजर, व्हाट इज आइजर्स एंड व्हाट इज रिसर्च ना। यू जस्ट नो अबाउट व्हाट द टेक्नीशियंस डू इन द हॉस्पिटल। एंड तो मैंने बस वो नेस्ट का एग्जाम दे दिया, भर दिया था। और एज आई वाज टेलिंग यू, मुझे याद है कि जब मैं वो एग्जाम देने भी जा रहा था तो मेरा नीट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था। एंड देन आई वाज लाइक अरे यार बड़ा डिप्रेस हो गया, और मैंने कहा यार 1 साल जाके दिल्ली छोड़ के एक तो कोटा गया और मेहनत करी, और फिर यार यहाँ पे आउटपुट भी लग रहा था कि नहीं हो पाएगा।
तो अच्छा नहीं हुआ, तो फिर मेरे बैक माइंड में था कि चलो कोई नहीं, बीएससी कर लेंगे ड्यू से और कर लेंगे। तो फिर उस टाइम पे मैंने नेक्स्ट का एग्जाम भरा हुआ था, बट आई हैड जीरो मोटिवेशन टू गिव दैट एग्जाम बिकॉज आई डिडंट न्यू व्हाट इज इट। सो फिर मेरी मम्मी को मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने मेरे को फोर्स किया। मेरी मम्मी वाज लाइक कि नहीं, तूने एग्जाम की अगर एंट्रेंस के लिए भरा है तो तू जाके देगा। तो उन्होंने मेरे को और मेरे पापा को सुबह उठा के जबरदस्ती भेजा नेक्स्ट के एग्जाम के लिए। और वो नेक्स्ट का एग्जाम भी मैंने अच्छे से नहीं दिया, बड़े ईमानदारी से नहीं दिया वो एग्जाम मैंने। बड़ी 3.5 घंटे का एग्जाम होता था, बड़ी काम चोरी करके मैं 2 घंटे में निकल गया वहां से। मैंने उनसे पूछा कि सबसे अर्ली मैं कब लीव कर सकता हूँ ये प्लेस। उन्होंने कहा 2 घंटे बाद। तो मैं एग्जैक्ट 2 घंटे बाद उठ के निकल गया। बट एज डेस्टिनी वुड हैव इट एंड इट वाज रिटन, मेरा नेक्स्ट में ही हुआ और मैं फिर नाइजर गया। पर नेक्स्ट में हो तो गया, ठीक है, हम्म। बट नाइजर जाना इज अ कॉन्शियस डिसीजन एंड डेफिनेटली फैमिली भी इन्वॉल्व होती है ऐसे डिसाइड करने और में। पापा इसमें सब्जर्वेंट में, जैसे ऑडियंस को बता दें, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो लाइक पापा डॉक्टर फिर नहीं हुआ कि वो ड्रॉप ले दिया? वो बेसिकली सुपरवाइजर है हाँ। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और वो रेडियोग्राफर है, और वो सुपरवाइज करते हैं पूरा डिपार्टमेंट, और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो हाँ, ये कॉन्शियस डिसीजन था, और ये टफ डिसीजन भी था आई वुड से, बिकॉज बैक एट दैट टाइम, नाउ यू गाइज हैव बिल्ड अ रेपुटेशन ऑफ दीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, राइट? पीपल आर नोइंग अबाउट इट, है ना? स्पेशल चीजें हैं, लोगों को पता है कि साई एस्ट्रा, यू हैव टू गो टू साई एस्ट्रा इफ यू वांट टू गो टू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, राइट? सो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे तो एक नाइजर की वेबसाइट थी, वो भी बड़ी थकी हुई पुरानी वेबसाइट थी शायद, आई थिंक बैक एट दो टाइम्स ना, 2017 या 18 की बात कर रहा हूँ मैं। बड़ी थकी वेबसाइट में बिलीव करके गया कि एक सरकारी कॉलेज है जो मुझे 5,000 रुपए देगा महीना, and that was one of the motivation that I thought, okay, let's go there, and these guys are also paying me, and it's a government institute, and it's affiliated with Department of Atomic Energy. It's a good name, so just why not try it, no? So, but yeah. अच्छा समित, ऐसा क्या हुआ, मतलब हम सब फर्स्ट ईयर में उतनी पढ़ाई नहीं करते थे, वो इतना ड्रॉप ईयर में इतना मेहनत किए थे, वो था ना एक बार थोड़ा रिलीज करना है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। तो ऐसा क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट क्या रहा तेरा कि फर्स्ट ईयर वाला समित जैसे ही वो सेकेंड ईयर में गया और उसके पहले एकदम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया? कहा सीजीपीए मुश्किल से पास होने का था, कहा तू बैच टॉप करने लग गया। ऐसा क्या चेंज आया था? सो बेसिकली जब मैंने 12th के बाद मैं एलन गया, तो मैंने मेहनत बहुत करी वहाँ पे। तो मैंने 1 साल अच्छे से घिसा अपने आप को, पर फिर नीट नहीं हुआ, पर फिर नेक्स्ट हुआ, और मैं भुवनेश्वर गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं कंपनसेट करूंगा, कि मैंने बहुत मेहनत करी है पिछले 10 महीने, तो अब मैं कंपनसेशन करूंगा, और मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, और मैं बहुत मस्ती करूंगा। मुझे लगा था कि बहुत अच्छी लाइफ होगी यहाँ पे, कॉलेज की तो अच्छी लाइफ होती है, मेरे दोस्तों की सबकी अच्छी लाइफ थी। सो आई थॉट कि बढ़िया लाइफ एंजॉय करूंगा। तो फिर वो वाले माइंडसेट के साथ मैं गया ही था कि मैं थोड़ा फर्स्ट ईयर चिल करूंगा और एंजॉय करूंगा, और वो चिल और एंजॉय के चक्कर में मेरी 2 बैक लगी थी। तो 2 बैग 2 बैक इस पे थी, दूसरी थी मेरी कंप्यूटर साइंस। उस सिम में नहीं नहीं, एक फर्स्ट एक सेकंड सर। कुल सर आई थिंक हम सब भाई वाले, हम सब एक ही साथ कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, सबर मेरी तो और फनी स्टोरी है यार। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होऊंगा फिजिक्स में, हाँ, क्योंकि फिजिक्स में मेरे नंबर 23 थे हाँ, और इसमें मेरे नंबर थे 30। पर क्या कहते हैं, वो जो प्रोफेसर थे हमारे, वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने सोचा अक्सर। हाँ, बसक सर नहीं, वो दूसरे वाले। अच्छा फर्स्ट में तो मसद थे। नहीं, मैथ अच्छा मैथ्स वाला। जो सुतानु सर, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा 30 वाले को फेल करूंगा, तो उन्होंने मुझे फेल किया, एंड आई गॉट फेल लिटरली बाय 0.23 नंबर से मेरे को सप्ली दी थी उन्होंने। और पर बाय गॉड्स ग्रेस मैं फिजिक्स पास हो गया, वरना तो मैं बहुत बैक खाता यार फिजिक्स से। फिजिक्स तो यार आती भी नहीं थी अच्छे से। अच्छा, सो जब मेजर ले लिया बायो में, सेकंड ईयर में ही नाइजर में यू कैन चूज, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स मेजर कर सकते हो। आइजर्स में 2 साल आप ज़्यादातर सब्जेक्ट पढ़ते हो, थर्ड ईयर से मेजर मिलता है। तो जब बायो ले लिया, एंड इट्स वेरी क्लियर कि बायो ही लेता उस मेजर वरना मैं नहीं था। कैसे रहे समराइज इट 4 years 4 years, हाँ 4 साल। basically Nizer का curriculum, once you leave Nizer you realize it's a very comprehensive curriculum and it's very well designed, and कुछ बहुत ही ज्ञानी लोगों ने बैठ के ही बनाया हुआ है curriculum ना। You realize it once you cross that stage. और उस समय वाली गालियां दी।
उस समय थोड़ा सा खटपट होती थी कि यार ये क्या बायोकेमिस्ट्री लेंजर पढ़ रही है और ये को भी पढ़नी पड़ रही है इम्यूनोलॉजी की और ये सब, बट बाहर भी पढ़ते थे। पर हमारा नाइजर का करिकुलम आई वुड से इज वेरी गुड. It's just that it's not a lot of theoretical knowledge that we get now. Your theoretical knowledge you can get on your own by reading the books, right? You have big thick books, you read it and you get the knowledge. But नाइजर की एक खास बात ये थी कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, they were doing active research, and there comes the difference between colleges like DU and NISERS, जहाँ पे लोग अपनी रिसर्च खुद कर रहे हैं ना. जब आप एक्टिवली रिसर्च में इन्वॉल्व हो तो तुम वो 100 साल या 20 साल या 50 साल पुराने बायोकेमिकल इक्वेशंस पे तो बिलीव करते ही हो, बट यू ऑल्सो गेट टू नो द रियल थिंग एंड हाउ थिंग्स आर डन ना. सो पहले नाइजर में हम लोग ने पहले 2 साल तो बहुत पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाई करी. बॉल फिर मैं बहुत सीरियस भी हो गया था, लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं इतना पढ़ने लग गया. और उसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि मैंने पहले ही लैब चूज कर ली थी अपने नाइजर जर्नी में. इफ आई टॉक अबाउट माय जर्नी, no, I choose my lab in third year. अच्छा. And I started to go to the lab from my third year. So basically, I spent 3 years in one lab in Nizer, and that was the critical thing, na? प्रोफेसर चंदन गोस्वामी. Professor Chandan was, और कितने पेपर 22 में से नाइजर से पब्लिश किए सर? I think 2021 ना. 2021 पेपर. गाइस, पीएचडी में भी एक पेपर पब्लिश करना बड़ी चीज होती है, और समित ने केवल नाइजर से अपने मोस्ट ऑफ द पेपर, और उसने नाइजर में रहते ही काम किया था. Nizer में आके, but काम किया था बात फिर हाँ, मतलब काम इतना किया है, और कोलैबोरेशन में अभी भी तो बता रहा था चंदन सर के साथ अभी भी तेरा काम चल रहा है. और काम हो गया है, but then once you do the research, you have to publish it. It takes a lot of time ना. अभी भी हम लोग अभी just last to last week हमारा एक पेपर एक्सेप्ट हुआ है. तो just last to last week in वाइली के तो मतलब इस लेवल का तूने काम किया लैब में ड्यूरिंग योर नाइजर टेन्योर की, इतना I think I would say I was lucky. लकी. I was lucky. You know, I was there at the right time, at the right place, with the right people. ये तीनों चीज मेरे लिए एकदम राइट टाइम पे थी, और सब कुछ फिट हो गया. मेरे साथ मेरे एक पीएचडी गाइड थे जो अपनी फिनिशिंग पीरियड में थे पीएचडी के. तो मैं उनके जब वैसे भैया तुषार भैया now he's a postdoc in US now, and he's also doing very good. So उनके साथ मैं एकदम लूप इन में हो गया. और मेरी बहुत अच्छी बॉन्ड. हाँ, तो क्या है, तुमने बहुत बात करी उनसे, तो मैं उनके साथ लूप इन में हो गया. मैं उनके फिर सारे पेपर में आता गया, एंड देन इट्स लाइक रेजोनेंस ना. 2 frequencies when they match at the right frequency ना, मतलब 2 waves and waves when they match at the right frequency, तो रेजोनेंस हो गया. तो then we worked a lot ना, and then उसलिए वो पेपर्स भी आए. मेहनत भी बहुत किया वैसे. ज्यादा आई थिंक 10-10 बजे रात तक, 1-1 बजे, 2-2 बजे रात तक लगा ही रहता करना. था. बिल्कुल. एंड इट्स अ बिग डील एज अखिल सेड. एक्चुअली मास्टर्स में रह के लक अपनी जगह है, बट अगर ऐसे तो चीज सबको बता दे, ये बहुत हम्बल है, ये चीजों को ऐसे ही बोलता है, लेकिन 4-5 इसमें से इसके फर्स्ट ऑथर पेपर है. कितने भी लकी हो ना, कोई भी प्रोफेसर नाम तो नहीं लिखता है ऑथरशिप में. दिन कोई नाम नहीं लिखता है. इट्स नॉट लक. आप अगर लकी हो, But my boss was really good. My boss was really good. My PhD guide was really good. मतलब जो मेरे PhD वाले mentors थे, he was really good. Because if it was not for him, Yeah. he would have told even Chandan sir कि इसने तो काम किया, पर he doesn't deserve an authorship, but just an acknowledgement ना. So I think it's very important to highlight him कि उनकी वजह से तो हुए. But I think papers is papers eventually ना. तो कभी तुमने सोचा कि इतना रिसर्च कर लिया नाइजर में, अब जब मास्टर्स हो जाता है तो फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आती है, एक्सपेक्टेशंस होती है कि बच्चा जॉब करेगा या फिर अर्न करेगा फैमिली के लिए. वाज देयर एनी ऑफ दिस थिंग, और हाउ डिड यू एक्चुअली डिसाइड कि मुझे पीएचडी करनी है, वो भी यूरोप में करनी है? सो ये डिसीजन भी एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था. वंस आई स्टार्टेड टू जॉइन चंदन गोस्वामी सर की लैब, तो आई गॉट टू नो व्हाट इज रिसर्च, एंड आई गॉट टू नो अबाउट अ नीश. जैसे मैं आयन चैनल्स पे काम करता था फॉर द पीपल हु आर वाचिंग फ्रॉम द बायोलॉजी बैकग्राउंड. सो हम लोग आयन चैनल्स पे काम करते थे, तो मुझे नीश समझ आ गई थी कि मुझे मोटा मोटा अब आगे क्या करना है. बट आई वुड ऑल्सो से अ डिस्क्लेमर हियर कि आपकी मास्टर्स का प्रोजेक्ट ये डिफाइन नहीं करता पीएचडी में क्या करोगे. उस समय मैंने ये सोचा था कि मैं पीएचडी में आयन चैनल्स और इसी में काम करूंगा, अब नहीं कर रहा हूँ. बट इफ यू टॉक अबाउट द फैमिली, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था. माय फैमिली वाज सफिशिएंट,
एंड आई वुड लाइक टू से ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे PhD करना है, एंड देन आई अप्लाइड अब्रॉड एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट समवेयर, एंड देन आई जस्ट वेंट। और प्रोसेस तो कोई प्रॉब्लम्स फेस किया तुमने, और व्हाट हेल्प डिड यू गेट, व्हाट वाज द एंटायर प्रोसेस, ब्रीफली अगर आप बता सको कि यूरोप में मैक्स प्लैंक क्रैक करना इटसेल्फ इज़ अ बिग डील, एंड आई थिंक यू हैव मल्टीपल ऑफर्स, क्योंकि हम अप्लाई तो काफ़ी जगह करते हैं। आई हैड फ्रॉम द स्टेट, यूएस में था, और मैक्स प्लैंक में था, हाइडलबर्ग में भी था, और जर्मनी में एक और यूनिवर्सिटी है सैनलैंड, उसमें था, और यार मतलब कुछ कुछ जगह था, 4-5 ऑफर्स था, एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड टू गो to the Max Planck Institute. But if you talk about the procedure, I would say कि I started to apply 6 months before I was about to finish my masters. तो 4.5 years, और rather 4 years जब मेरा खत्म हुआ, 5th year स्टार्ट हुआ, मैंने तभी से ही चालू कर दिया था। सो मेरा तो बड़ा सिंपल स्ट्रेटेजी था भाई, कि हर जगह भरूंगा। और मैंने यूएस में वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी व्हेन यू अप्लाई। बट आई वुड से दैट आई डिड नॉट पे मनी to apply, and I still applied to more than 10 or 15 colleges in the States, and that is because you get waivers. I used to send my CVs to the coordinator of the program, और मैं उनको अपनी CV भेजता था और बोलता था कि ये मेरी CV है, और यहाँ पे मैंने ये काम किया है, और ये 1-2 पब्लिकेशन भी हो गई है, उस समय तो बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। और फिर मैं बोलता था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आई एम गुड इनफ कैंडिडेट फॉर यू, देन आई वुड लाइक टू गेट अ फी वेवर फ्रॉम यू। और पर मैं ये भी क्लियरली लिखता था कि द एप्लीकेशन फी दैट यू आर डिमांडिंग फ्रॉम अस is what we get for our monthly stipend, right? 5,000 रुपए हमें मिलते थे, और तुम लोग 6,000 रुपए हमसे कॉलेज एप्लीकेशन फी मांग रहे, तो कहाँ से दे भाई? तो मैं तो लिख देता था क्लियरली, तो उसमें से बहुतों ने दी मुझे, तो आई गॉट इट फ्रॉम देयर। सो मैंने पहले यूएस अप्लाई किया, और यूएस की डेडलाइन हमेशा 1 दिसंबर से पहले खत्म होती है, तो यूएस में मैंने 10-12 एप्लीकेशन डाली थी। उसके बाद फिर यूरोप के लिए मैंने क्या किया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स में अपने प्रोफेसर्स देखे। सो द टॉपिक दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, आई यूज्ड टू रीड द पेपर, आई यूज्ड टू गो टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, उनकी एफिलिएशन देखता था, उनकी प्रोफाइल के बारे में पढ़ता था, अगर वो मुझे पसंद आते थे उनको मेल लिखता था कि दिस आई एम सो एंड सो, ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने ये काम किया है, एंड इफ यू थिंक एंड इफ यू हैव मनी टू सपोर्ट मी, और टू फंड माय PhD, देन आई वुड लाइक टू जॉइन, या समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अभी जब PhD कर रहे हो, तो कैसा फील है उधर, कैसी लाइफ स्टाइल है, व्हाट डिफरेंसेस डिड यू फील जब यहाँ मास्टर्स करके वहाँ PhD करने गए जर्मनी में, एनी कल्चरल शॉक एंड ऑल? Yeah, I think there's a lot of difference between when you work here and when you work in Europe, especially, or in Germany. Firstly, work life balance तो बिल्कुल अलग है। इंडिया में हम लोग 2-2 बजे तक काम करते थे, पर जर्मनी में भी हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, आई थिंक, बट एज पर रूल वी कैन जस्ट गो होम एट 4 और 5, देयर इज नो हरी, बट हम लोग काम करते हैं, वो हमारे ऊपर है, क्योंकि व्हेन यू डू योर PhD यू डू इट फॉर योरसेल्फ, राइट? यू डोंट डू इट फॉर अदर पीपल। व्हेन यू गेट द टाइटल यू गेट इट योरसेल्फ ना, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तुम्हारे बॉस के आगे तो नहीं लगता। सो बट व्हेन आई वेंट देयर इट वाज शॉक, एंड देन आई आल्सो वाज क्वेश्चनिंग माय चॉइसेस, दैट क्या मैंने ये सही किया यहाँ पे आके, और क्या मुझे यूएस जाना चाहिए था जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, यहाँ पे तो आके मैं जर्मन बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, और क्या मुझे या तो कहीं और जाना चाहिए था, ये सब भी मैंने सोचा, और इनिशियली तो बहुत ज़्यादा शौक था, और मैं रिग्रेट भी कर रहा था थोड़ा सा इनिशियल टाइम के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा शौक हो गया था और इतना ज़्यादा लोनली लाइफ थी। मैं दिल्ली में रहा पहले, और उसके बाद में भुवनेश्वर गया, अपने दोस्तों के साथ रहा, जैसे तुम्हें पता है हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था एक, और सब लोग हमें बहुत पसंद करते थे। तो फिर मैं वहाँ से एक अकेली जगह में चले गया, एकांत जगह, और फिर मैंने वहाँ पे सोचा कि यार मैंने तो गलती कर दी यहाँ आके। बट आई वुड लाइक टू से कि ये चीज़ हर एक बंदा जो नई जगह पे जाएगा उस पे आएगी, एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस फेज, एंड दिस फेज इज रियली इंपॉर्टेंट। आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू जर्मनी, मैं एक रिट्रीट पे गया, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की रिट्रीट होती है 1 साल की, एंड आई वेंट देयर, एंड जो मेरे डायरेक्टर है डिपार्टमेंट के, ही इज अ रियली बिग मैन, ही इज वन ऑफ द पायनियर्स इन कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च, जो मेरे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है, ही केम टू मी and he asked me, so how do you feel now? It's just 1 month in Germany, now how do you feel? So I told him, I feel good. There's a lot of things that I can do. Of course, research is far better in Germany, है ना, and there is a lot more money there, है ना। फिर मैंने कहा कि but I feel lonely, and I'm struggling a bit, but then he was like, all these people who are really professional, or all these people who are really successful, one thing what they have in common. I said, what? That they all struggle once in their life,
So if you are struggling, that it means you are in the right path. You should just carry on, don't worry. हाँ, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला था, and I was like, okay, कुछ तो सही कर रहा हूँ, struggle कर रहा हूँ तो कर लेता हूँ थोड़ी और. But then I think it was very important that I did not leave it, and now I'm enjoying my work. I'm enjoying what I do now. तुम्हारी रिसर्च किस चीज़ पे है एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट यू थिंक तुम्हारी रिसर्च क्रिएट कर रही है या ग्रुप की रिसर्च कर रही? So right now I'm working in Max Planck Institute for Heart and Lung Research. So as the name suggests, this Max Planck Institute is particularly working on the cardiovascular field. So we are just working with the heart, the vessels and the lungs. So अभी मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट है जो मैं काम कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में. एक प्रोजेक्ट में मैं लंग्स पे काम कर रहा हूँ, बट जो मेरा मेजर काम है वो वेसल्स में है, जो हमारी आर्टरीज है उन पे, और एक मेजर काम है हार्ट में. So I am working on the heart, and I'm working on the lymphatic endothelial cells of the heart. This is now very complicated, and I'm working on a neuropeptide that is derived from these specialized cell types which are less than 0.01% of the heart. तो ये सेल टाइप जो है ये लेस देन 0.01% है उस हार्ट की. उससे एक न्यूरोपेप्टाइड आता है जो हार्ट के कार्डियोमायोसाइट्स, जो मेन सेल्स है हार्ट के, उनको जाके हाइपरट्रॉफी, जो उनका दिल का साइज बड़ा होना और छोटा होना पे हेल्प करता है. सो आई एम trying to study the role of this gene. Now I cannot reveal the gene itself here, but this is what I'm working on. It's a neuropeptide from these endothelial cells, and we are studying the role in cardiac hypertrophy and everything. एंड करते कैसे इस रिसर्च को? So this research is highly specialized, I would say. So we basically do MRI of the heart. We measure the heart functions. We do the echocardiography of the heart to measure the functionality of the heart and heart of the mice. So I'm working with the mice in vivo. Everything is in vivo. Or we isolate the hearts and we culture the cells. So when you culture the heart cells, you can see them beating in the dish. ओह! So these isolated cultured cells, when you do the cell culture of cardiomyocytes, when you isolate primary, so we kill newborn pups. Sounds very rude or very, not so good, but we kill new pups, isolate their heart, digest them, and then plate them into dishes, and then they start to beat. And then we culture these cardiomyocytes, and then work on these cardiomyocytes, isolate the cardiomyocytes, and then we work on mice models. And in mice models, we work on the heart. We do a lot of surgeries. We do open chest surgeries. We have to put the animal on ventilator, and then we will cut open their chest, and we will do some surgeries, ligate some things, and try to study. So basically, we mimic the damage in the mice, and then what we try to do is, if I am studying, say, in a XY gene, so what we will do is we will generate knockout animals. So I will delete that particular XY gene in the animal, and then try to study what is the role of this gene when it is not there. And this also we do it in a conditional way. So we will give some injection and the gene itself goes. It's called conditional knockout. And yeah. हाँ, एंड एवरीथिंग इज़ डन वेरी एथिकली. एक बार उस चीज़ के बारे में बता. Yes, exactly. Everything that we do with the animals are well approved from the German authorities, and everything is well coordinated, and we are given all the animal rights are well taken care of. And there are, I think, regular inspections that Exactly. happen. Surprise inspections, they can come anytime, and only few people are allowed to do these kinds of surgeries because this is very complicated, and not everyone can do it, and it is also suffering from the animals now. We have to also think in that way. So we have to score our animals ki humne surgery to kar di, par how are our animals behaving now? So we have to score them, and if they are in severe pain, then we have to give them painkillers. This I do regularly now. After surgeries, you have to give them painkillers, or you have to give them saline to so that they don't dehydrate. And but it's all well written, very सो documented. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टू डू ऐसी रिसर्च करने के लिए डेफिनेटली क्या एम है कि हम ह्यूमन्स के हार्ट को और ज़्यादा समझ पाएँ, प्रोबेबली बहुत सारी डिसीजेस को क्योर कर पाएंगे. एंड सेकंड, हु फंड्स एपी रिसर्च? So, of course, the ultimate goal is to always have a cure, right, for something. So, right now I'm working with a neuropeptide and I'm studying the role of it in cardiac hypertrophy. So, जब आपका दिल बड़ा हो जाता है, जब आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, and it is getting big, cardiac hypertrophy. So, I'm working on these cardiac hypertrophy. And if find something that अगर वो neuropeptide को मैं हार्ट में दूँ, तो वो दिल जो है वो छोटा हो जा रहा है. So, what you can do is you can give inhibitors of these neuropeptides जो उस receptor को block करेंगे जहाँ पे ये जाता है, and then you can prevent the hypertrophy itself. So ultimate goal is to have everything pharmacologically, to have some intervention where you can cure people. That is always the ultimate goal of research now.
even though when you do basic research, but people will always have this back in the mind now. And also I'm working with a company, and these companies have given us some small compounds, and these compounds we are testing against the hypertrophy itself. And ये company वाला project is funded by the company itself because they are more interested in the drug, and then they will patent it. And my Max Planck position is funded by the German government itself. So my boss has a funding, and then from the funding she hired me. So it's from the German government itself. सो समित बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कितना सैलरी मिलता है। बहुत सारे बच्चों को होता है कि रिसर्च में तो पैसा ही नहीं है, तो ऐसा है क्या? लाइक और कई लोग ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि पेरेंट्स पूछते हैं कि पीएचडी करने में कितना पैसा लगेगा, तो क्या सीन है जर्मनी मैक्स प्लैंक में, आपको कितना पैसा मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सैलरी? सो फर्स्ट थिंग आई हैव टू बी क्लियर, मैं जब जर्मनी गया ना 2023 में 2023 में, तो मैंने अपने पापा से बस अपनी टिकट का पैसा लिया था, और वो 26,000 रुपए की मैंने एमिरेट्स की थी, मुझे एग्जैक्टली याद है, और मैंने वही पैसा लिया था। तो पीएचडी करने के कोई पैसे नहीं होते, यू डोंट हैव टू पे एनी मनी टू गेट इनरोल्ड इनटू पीएचडी ना, अनटिल अनलेस यहाँ पे एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल हो, दैट इज डिफरेंट। बट पीएचडी के कोई ऐसे पैसे नहीं देने होते, स्पेशली यूरोप में। एंड सेकेंडली यू गेट paid good now. It's not that कि तुम survive नहीं कर सकते. Of course, when you compare yourselves to the IT guys who are working as an employee or who are doing job, it's less because then That is complete employment. yeah, exactly. Here it's not complete employment, but you get enough to survive, and it's a lot. It's and especially in Germany in Max Bank, कितना 2 iPhone ले सकते हैं. और हाँ, प्रो लोगे तो ऑलमोस्ट 2, हाँ 2 ले सकते हो. प्रो तो 2 और लेंगे यार. iPhone 17 Pro 2 ले सकते हो पर मंथ, इतना मिलता है जो और कितना ये हो जाता है, सेव कितना खर्चा होता है तेरा लगभग? एक प्रो का. एक प्रो बचा सारे खर्चा हो जाता है, आधा But बच it also depends on where, but you can also save more. या You can also save more, as I told you कि मैं तो पर मैं ये नहीं कह रहा कि this is the gold standard now. Yeah. And also when you do PhD, you should not do it for monetary purpose. Money comes, but money should come secondary. क्योंकि तुम्हें main focus तुम्हारा thesis ही होना चाहिए ना उस टाइम पे, और you should work on your thesis. You should be motivated to do PhD. PhD is not for money. वही I don't think so. If you want to work for money, then don't do a PhD itself. Because it's a long run game ना PhD में. और इट डिपेंड्स, जर्मनी में थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इटली में कम मिलते हैं, नेदरलैंड में अच्छे मिलते हैं, स्विट्जरलैंड में और ज़्यादा मिलते हैं, और यूएस में जर्मनी के कंपैरेबल मिलते हैं. तो इट डिपेंड्स, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, तुम्हारे रेंट कैसे है. बट ओवरऑल यू हैव इनफ टू सर्वाइव, एंड यू कैन ऑल्सो सपोर्ट ऑफ योर फैमिलीज बैक इन इंडिया. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए जो शमित ने किया कि कोऑर्डिनेटर्स को मेल करके वेवर ले लो एप्लीकेशन का, फिर आप उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करो जहां आपको अच्छी फंडिंग मिल रही है. ये आपको खुद एक्सरसाइज करनी होगी, और दिस ऑलवेज सीनियर्स आर दिस नो वन कैन हेल्प यू. ये मैंने भी अपने टाइम पे खुद ही किया, हाँ. और जो मेरे बाद में आएंगे वो भी खुद ही करेंगे जिनको ऐसे जाना है ना, क्योंकि ये आपके लिए कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर साल नई चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें जाती हैं, पुरानी चीज़ें जाती हैं. तो ये रिसर्च तो आपको अपनी खुद करनी है. बट दीज थिंग्स ऑलवेज होल्ड ट्रू. वेवर्स हमेशा है, आज थे, 10 साल पहले भी थे, 10 साल बाद भी रहेंगे. और उन्हें पता है कि हमारी जैसे इंडिया में उतना इकोनॉमिकली हम लोग फॉरवर्ड नहीं है, तो वो लोग वेव करते भी हैं. एंड मेल करने का तो पैसा नहीं है ना. मेरे को सब ये बोलते थे कि तू मेल करना तो फ्री है ना, तू मेल कर दे, बस मेल कर दे. उनका योर जॉब इज टू डू द मेलिंग एंड देयर जॉब इज टू रिप्लाई. यू डू योर जॉब सिंसियरली, ऑनेस्टली, एंड लेट देम डू देयर जॉब. अच्छा, एक नंबर होता है आई थिंक, क्योंकि रिप्लाईज तो सबके आते नहीं. तो कितने मेल्स किए थे इन जनरल? मैंने सुना है बहुत सारे मेल्स सो आई वुड से दैट करते हैं फिर या इट ऑल्सो डिपेंड्स तुम कैसा मेल कर रहे हो ना. अगर तुम सेम चीज चिपका रहे हो हर जगह, तो तुम्हें शायद 40-50 में 2-3 जगह मिलेगा. पर अगर तुम थोड़ा सा उसको टेलर करके, सेल्फ मेड करके, उसमें कस्टमाइज करके, अपना पर्सनलाइज डाल रहे हो चीजें, तब आई थिंक fair chances you do 10 to 15 emails and then you should get 2 to 3 replies if you are very specific now. एंड आउट ऑफ 2-3 But reply doesn't mean acceptance. हाँ. Sometimes people reply and then say we will talk. अच्छा समित, पीएचडी के बाद बहुत सारे पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, जैसे जर्मनी मैक्स प्लैंक से पीएचडी करने के बाद क्या फ्यूचर होगा तेरा? यार ये तो मैंने अभी तक किया नहीं है. मैं खुद अपनी थीसिस कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, सो आई एम ऑल्सो वेरी यंग ना, and I should not talk very big, but I will say कि most of the people will go for academics. They will try to stay in academia, and if they try to stay in academia, they will do a postdoc,
और पोस्ट डॉक करके वो लोग यूएस जा सकते हैं, यूरोप में रह सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। पोस्ट डॉक्स तुम्हें पता है कि वो तो है, एंड इट्स लाइक अ जॉब, पोस्ट डॉक तो जॉब है। एंड सेकंड मैंने देखा है कि जैसे मेरे यहाँ से एक चाइनीज स्टूडेंट थी, उसने अभी अभी पास किया जून में, एंड देन शी डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू एकेडमिक्स, तो उन्होंने एस्ट्राजेनेका करके कंपनी है, और वहाँ पे अप्लाई किया, एंड शी गॉट अ पोजीशन, एंड नाउ शी इज वर्किंग इन स्वीडन। एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल इन माय लैब जिनको रिसर्च नहीं करनी थी, और उन लोग कंपनीज में चले गए, एंड देन यू गेट एब्जॉर्ब्ड इन कंपनीज, एंड देन यू गेट इन कंपनीज में कितना पैकेज ऑन एन एवरेज रहता है? आई थिंक दैट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट मिनिमम कितना एक्सपेक्ट कर सकते आई हैं? थिंक 3 से 4 लाख तो करूंगा मैं। आई थिंक इफ आई वुड पास आउट देन 4,000 यूरोस यू शुड गेट ना। पर मंथ? हाँ, 4,000 और 3,500 और 3,000, 3 lakhs, 3.5 lakhs और समथिंग ऐसा ना। And that too from starting actually. को PhD में की just talking about you when you go out, but there's like entry level jobs in Germany and at least in research field. Okay, so a question, academia में इंडिया में काफ़ी इन जनरल इंडस्ट्री का कनेक्ट खराब है, कमज़ोर है, और तो जो हाँ, इंडिया को तो ग्रो करना ही है अपना इंडस्ट्री एकेडेमिया कनेक्ट को। बट आई थिंक यूरोप में, जर्मनी में स्पेशली व्हेन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ लैब के प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली फंड कर रही हैं, यू नो? इधर भी एज आई टोल्ड यू, मैं माहौल अच्छा के साथ काम कर रहा हूँ, आपको कंपनी पैसे दे रही है ये काम करने के, तो ये तो होता है। बट इंडिया में आई वुड से वो लूप होल अभी भी है। I think now the government is trying to work in a way that we are working in innovations now, and there are people who like you who are coming up and taking this baton forward ना, कि हम लोग को ये लूप होल भरना है। बट आई स्टिल फील कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वॉइड है इंडिया में, और यहाँ पे वैल्यू भी नहीं है ना। व्हेन यू डू अ PhD यू बिकम अ until unless you become a scientist, तुम एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाओ, तुम अपने आप को साइंटिस्ट बोलोगे, तुम्हारी वैल्यू है। बट अगर तुम PhD करके जाओगे, यहाँ पे वैल्यू नहीं करते। बट दैट इज नॉट द केस इन यूरोप। Yeah, that is really different. समित, रिसेंटली वी होस्टेड अ ग्लोबल वेबिनार विथ डीनली, और उसमें ऑडियंस में एक बच्चे ने पूछा कि हमारे यहाँ, सो वो बोला, उसका था कि भाई इंजीनियरिंग मेडिकल का ही क्रेज़ है, और डायरेक्टली यार दिस टू डीनली, एंड यहाँ पे रिसर्च को एकदम थर्ड क्लास, मतलब प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। सो इज इट सो इन यूएस? सो डीनली वाज वेरी मच सरप्राइज्ड कि ऐसा है क्या, लाइक इज इट सो, लाइक इन इंडिया मेडिकल में डॉक्टर्स की वैल्यू है, रिसर्चर साइंटिस्ट की वैल्यू नहीं है। व्हाट विल बी योर से? हम सेम नीट की तैयारी करके और रिसर्च में गए, एक्सीडेंटल रिसर्चर्स अगर बोल, Simple researches. That's तो it. या एग्जैक्टली यही था। हमें भी पता ना चला होता उस नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, नाइजर ना जाते, तो तू DU जाके सरकारी नौकरी की तैयारी में भी कर रहा होता कोई, या कुछ भी मैथ्स प्लान जर्मनी नहीं सोच रहा होता है वहां से। तो तेरा क्या कहना होगा कि एक तो पहली चीज कि तूने सोचा था कि कभी कि मैथ्स प्लान जैसे इंस्टीट्यूट से PhD करेगा, और नीट में फेल होने के बाद वो लीडर बैच का बच्चा जिसका नहीं निकला था, तो कभी सोचा था? और ये चीज़ हुई कैसे? कई लोगों को लगता है कि ये लोग ना, रियलिटी बता रहा हूँ, बच्चों को लगता है कैम्ब्रिज, मैक्स प्लैंक ये सब में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे जाते हैं। नॉर्मल बच्चों के लेवल की चीज़ नहीं है ये। मतलब नॉर्मल पेरेंट्स के बस की बात नहीं, बच्चों के बस की बात नहीं। तो तू कहाँ अपने आप को पाता है, और तेरा क्या कहना होगा ये मेडिकल और रिसर्च का? बच्चों को एक करियर डिसीजन मेक करने में कि रिसर्च में किनको जाना चाहिए, डॉक्टरी में किसको जाना चाहिए, कुछ गाइड का भी बच्चों के लिए। नीट एग्ज़ाम सर पे है, IIT नेक्स्ट, ये सारे एग्ज़ामिनेशन का भी फॉर्म आ रहा है, तो इनको ये डिसीजन लेना है। भारत में 24 लाख बच्चे इस साल भी नीट दे रहे हैं, तो समझ रहा है इतना बड़ा है, और मैक्सिमम हमारे जैसे बच्चे हैं जिनको एक्चुअल में, जैसे तुझे भी डॉक्टरी से इतना कुछ नहीं अटैचमेंट रहा होगा, बायो पसंद थी, पढ़ना पसंद था, हम इसलिए आए थे। और उसका टॉप चीज कर रहा था MBBS। नहीं, ये था कि सोसाइटी में बेस्ट हम MBBS कर सकते हैं। Yeah, that's the biggest thing you can do now. या तो या समय तो वोट हो। देख, पहले तो मैं बोलूंगा कि मेरी स्टोरी इतनी सैड थी जितनी इसने बोली। मेरी थी मेरी तेरी बिल्कुल नहीं थी। मैं उतना डिप्रेस नहीं था कि यार मेरा लीडर बैच से निकल के भी, एलन से निकल के भी मेरा नीट में नहीं हुआ, तो मैं बुरा तो लगा था यार। इतना दुखी नहीं था मैं ईमानदारी से। और दूसरी बात ये कि अलेन, पता है बच्चे होते हैं, हर साल रोते हैं बच्चे, और हालत होती है ऐसी। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे अवेयरनेस की प्रॉब्लम अभी तो फिर भी मैं देखता हूँ कि कम है, क्योंकि अभी मेरे पास मेरे नॉन बच्चे आते हैं जो अभी क्लासेस में है, और उन लोग को पता है कि शायद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी जा सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं।
बट उस टाइम पे पहले तो नहीं था ऐसा, और उन लोग को इतना नहीं पता होता था रिसर्च के बारे में। और मैं कहूँगा कि नीट इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ ना, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू, एंड फॉर वन सच थिंग इज मी सिटिंग हियर एंड डूइंग रिसर्च। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मैक्स प्लैंक जाऊंगा, और जब मैंने नाइजर एंटर भी किया था, और मैंने नाइजर में मैं बस देखता था कि मेरे सीनियर्स जो हैं वो 5th ईयर के बाद कोई यूएस जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, और मुझे लगता है यार ये बहुत ही तोड़ ओंदे होंगे कोई अपने अपने बैच के, जिन्होंने बहुत तगड़ा काम किया, 5 साल पूरी घिस के मेहनत करी, और ये लोग अब जा पा रहे हैं कि जर्मनी गया कोई। यार बड़ी बात लगती थी, तुम्हें भी लगता होगा। बिल्कुल यार। पर द रियलिटी इज इट डजंट मैटर, इट व्हाट मैटर्स इज तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, एंड व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू आर ट्राइंग। अगर मैं वो 20 मेल नहीं करता, अगर मैं वेवर्स के लिए नहीं मेल करता, तो शायद मेरा नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यू शुड ट्राई, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन डू, एंड ये रिसर्च और ये सब, मैक्स प्लैंक इज वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स एज यू नो इन द वर्ल्ड। और मेरे को तो इनिशियली लगा भी नहीं था कि मेरा मैक्स प्लैंक में कभी हो पाएगा, और मैंने इधर किसी प्रोफेसर को मेल भी नहीं किया था। आई जस्ट सेंट माई सीवी, कि मैंने एक एप्लीकेशन के थ्रू सीवी भेज दी, और मैंने बस कुछ भी नहीं लिखा था उसमें, बट द बॉस रिप्लाइड मी कि मेरे को अच्छी लगी तेरी सीवी एंड आई वांट टू टॉक टू यू। आई वाज लाइक ओके देन लेट्स टॉक। बट आई वुड लाइक टू से कि इन सब चीज़ों में भी बहुत नाम है। इट्स जस्ट दैट इंडिया में अभी वो धीरे-धीरे एक्सेप्टेंस आ रहा है, एंड और आएगा, एंड आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ गुड वर्क। यू टोल्ड मी ऑफ फ्यूचर perspectives and what you are planning in future. I think that is amazing now what you can do, and it's really commendable. थैंक यू समित। हम बिल्कुल और कनेक्टेड रहना चाहेंगे इस गैप को फुलफिल करने में, जो इंडिया के साइंटिफिक मैन पावर, इंडिया के ग्लोबल इमेज को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है, और ऐसे बच्चे जो अनअवेयर हैं उनको ये पता चले। बहुत सारे बच्चे हमको वो भी कहते हैं कि कंपटीशन आप बढ़ा रहे हो, कि नीट वाले बच्चों को पता चल गया, अब वो रिसर्च का आईआईटी या नेक्स्ट का एग्ज़ाम वो भी देंगे, तो मेरा कंपटीशन बढ़ रहा है। So, ऐसे भी हमको इल्ज़ाम लगते हैं, इल्ज़ाम लगते हैं कि आप लोग कंपटीशन बढ़ा रहे हो, कि नीट वाले बच्चों को भी पता चल जा रहा है, जेईई वालों को भी पता चल जा रहा है। अब यार अब बताओ, सब्जेक्ट का सिलेबस ही है, हम भी ऐसा, और हमारे हमारे टाइम पे तो हम लोग थे भी नहीं, साइंस स्टाफ नहीं था। और चीज है, तुमको भी तो हमसे ही पता चला। My opinion on you two guys is when you started to do this, I was like कि शायद ये इतना बड़ा लूपहोल नहीं है, और ये शायद ये इतना बड़ा वॉइड नहीं है जितना बड़ा ये लोग फिल करना चाह रहे हैं। बट दैट वाज मी बीइंग शॉर्ट साइटेड ना, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना बड़ा वॉइड है कोई, कि तुम लोग इतना बड़ा फिल कर रहे हो। बट और वो शायद ना भी हो ना इतना बड़ा, बट यू गाइज मेड इट बिग, एंड यू गाइज टोल्ड पीपल कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। they have been always important ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, फंडामेंटल रिसर्च हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट है। जब ये हम लोग क्रिस्पर कैस9 की बात करते हैं, ये सब ऐसे पैसा नहीं फेंका गया था कि दवाई बनाओ। क्रिस्पर कैस9 आया, उसके बाद जीन एडिटिंग आई, और अब जीन एडिटिंग इतनी आसान हो गई ना। तो हमेशा फंडामेंटल रिसर्च हमेशा इंपॉर्टेंट है, और वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। Of course, the ultimate goal is you have to, get outputs from it. You have to make it pharmaceutical और applied करो उसको। But I think fundamental is research is important, और ये जो awareness ISF फैला रहा है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि हम लोग, क्योंकि अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं यहाँ पे कि तुम कर क्या रहे हो यार, तुम मुझे समझाओ तो जरा। कि अच्छा, मैं बोल दूंगा कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम मेडिकल रिसर्च है, तो बोलेंगे तो क्या तुम क्लिनिशियन हो? मैंने कहा नहीं, मैं क्लिनिशियन नहीं हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ उन सैंपल्स में, और पता लगाता हूँ कि क्या बायोमार्कर कुछ तो अभी भी है हेजी। यहाँ पे लोग अभी भी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली। ये तो जर्मनी में बेटर होगी। ये चीज़ जर्मनी में बेटर है, उन लोग को पता है कि ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, मेडिकल रिसर्च होती है, पेशेंट्स पे काम होता है। तुम पेशेंट्स पे काम करके ही तो पता लगाओगे कि पेशेंट में क्या अलग है, जो हम लोग पहले पता लगा सकते हैं और बचा सकते हैं ना, बायोमार्कर्स के तौर पे। तो वो वेबिनार में ना दिल्ली का भी ये कहना था कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, विदाउट मतलब जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स को बिना यूज़ करे, या उसका साइंस जो है उसको बिना नोन जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, ही जस्ट लाइक ए टेक्नीशियन। वो बस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है तो उनको फॉलो कर रहा है, उसको पता ही नहीं है ये चीज़ हो कैसी रही है, क्या वो मतलब एक्सपीरियंस से आ जाता है। अगर जब रिसर्च वाला एंगल अगर उसके अंदर है, साइंस उसको उस चीज़ की पता है, तो एक डॉक्टर भी और अच्छा
मतलब डायग्नोसिस में और क्यूर तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है। तो लाइक इट इज लाइक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कुछ अलग नहीं है, साइंस है यार, सब कुछ मेडिकल इंजीनियरिंग सब साइंस है। एंड ऑनेस्टली डॉक्टर्स और क्लिनिशियंस जो होते हैं वो बॉडी को ज्यादा पढ़ते हैं और वो बॉडी की बायोलॉजी ज्यादा पढ़ते हैं। इफ यू वांट टू मेक इट वेरी सिंपल, और अगर आपको किसी एक आम आदमी को सिखाना है कि हम और उनमें क्या डिफरेंस है, एक रिसर्चर और एक क्लिनिशियन में क्या डिफरेंस है, तो क्लिनिशियन इंसान को पढ़ेगा, इंसान की बॉडी पढ़ेगा, पर वो ये देखेगा कि क्या सिम्टम्स में क्या आता है, पर वो उसकी फंडामेंटल चीजें भी पढ़ेगा, पर वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। पर हम लोग उनका बैकग्राउंड की चीज पढ़ते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, उसके पीछे की बायोलॉजी क्या है, उसके पीछे की बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है, और क्या हम उस बायोकेमिकल रिएक्शन में किसी एक स्टेप में कोई इनहिबिटर डाल के वो पूरी रिएक्शन रोक दे तो क्या ये सिम्टम ना आए। ये काम हमारा है, द बैकग्राउंड थिंग। अगर पैरासीटामोल तुम आज खा रहे हो या आइबुप्रोफेन खा रहे हो, तो वो आइबुप्रोफेन किसी ने तो पहली बार पढ़ा होगा ना कि ये पेन पाथवे को कैसे रोकता है। वो काम हमारा है। हर एक दवाई, हर एक मेडिसिन जो तुम ले रहे हो उसकी हर एक वैक्सीन, कोविड का कंट्रोल कैसे आ पाया जब उसकी वैक्सीन मार्केट में आई। everything is because someone did the biology, someone did the fundamental study of it. And once you do the fundamental study, then you go to phase 1, phase 2, phase 3 trials, and then only it goes to the clinicians. और फिर clinicians उसको recommend करते हैं कि ये खा के देखो शायद कुछ हो जाए बढ़िया, है ना। तो हम लोग उसके बैकग्राउंड के हैं और ये लोग आगे हैं फ्रंट लाइन में। बट और ऑल्सो जर्मनी में मैंने सुना है जो हम लोग डिग्री कर रहे हैं डॉक्टर रर मेड, क्योंकि हम लोग मेडिकल फैकल्टी के अंडर आते हैं और मेडिकल फैकल्टी के साथ रहते हैं। तो इवन इफ यू रियली वांट टू बी अ क्लिनिशियन आफ्टर ऑल दिस एफर्ट, तुम्हें लगता है कि नहीं यार नीट नहीं हुआ अब भी कम है, तो तुम 2 साल की डिग्री करके फिर भी क्लिनिशियन बन सकते हो जर्मनी में। ओ यस, वहाँ पे क्या डिग्री है? उनकी एक चीज है, वो आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म ऑफ इट, बट आई नो क्योंकि जो मेरे डॉक्टर है वहाँ के हाउस डॉक्टर, he himself has studied from Max Planck Institute, and he was so happy to see me when I went to him, and he was like, "Oh, you're doing PhD? Oh, you know, I did PhD 15 years back from Max Planck Institute too, here in the same town." And then he was like, "But then I thought, you know, research is not my thing, so I did the 2 years diploma kind of course in Germany, and then now he is a practicing clinician." अच्छा समित, जब हम डिस्कस कर रहे थे, यू आर टेलिंग कि इस चंदन गोस्वामी सर की लैब में क्या इम्पैक्टफुल रिसर्च हम कर रहे हैं। तूने भी इतने सारे पेपर पब्लिश किए, जरा वो रिसर्च के बारे में बताए। कई लोग को लगता है इंडिया में अच्छी रिसर्च तो होती ही नहीं है, और तो उसमें कुछ कहेगा। इंडिया में बहुत अच्छी रिसर्च होती है। आई वुड लाइक टू से पीपल आर पब्लिशिंग रियली गुड, really high impact papers, and they're really competing with, you know, European researchers. I would say the Chinese are really going बहुत ज्यादा आगे वे हेड ना वी, बिकॉज आई सी पीपल फ्रॉम चाइना एंड आई थिंक यार मैं तो इनसे 20 साल पीछे हूँ यहाँ में रह के भी है, और क्योंकि वो लोग बहुत आगे निकल गए, ये हम लोग रियलाइज नहीं करते, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन अ कंपटीशन कि हमें मेड इन चाइना ही नहीं चाहिए। मेड इन चाइना वो जो बना है ना, उसके लिए उनका जो बहुत ही ज्यादा रिसर्च और बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल चीजों पे काम किया है उन्होंने ना, सो दैट वी शुड लर्न फ्रॉम देम ना, एंड वी शुड इम्प्लीमेंट हियर आल्सो हियर। क्या था तेरा क्वेश्चन? आई वाज ट्राइंग टू से चंदन गोस्वामी सर, चंदन गोस्वामी सर की लैब में हम लोग काम करते थे आयन चैनल्स पे। नाउ दिस विल बी टोटली बायोलॉजी, कि हम लोग आयन चैनल्स पे काम करते हैं। तुम्हारा सेल होता है, एक सेल में आयन चैनल होगा, एंड द आयन चैनल विल अलाउ द आयंस टू पास फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। सो इसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयन चैनल होते हैं, इनको बोलते हैं टीआरपी चैनल्स। सो दो 2022 का नोबेल प्राइज मिला था बायोलॉजी में, इट वाज गिवन फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ट्रिप चैनल्स, ट्रिप V1, एंड लकीली आई वाज इन द चंदन गोस्वामी लैब बैक देन, एंड वी वर रियली हैप्पी कि हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है उस चीज को। So these TRP channels are actually called the microthermometers of the cell. Now we are talking here now almost for 30 minutes and I'm feeling hot. So this feeling of hot is because of the trip channels. Now मेरी बॉडी के अंदर ट्रिप चैनल्स होते हैं, TRP V1, V2, V3, M8, C and so on ना, और ये है माइक्रोथर्मोमीटर्स ऑफ द सेल। और ये लोग अगर आप ठंडे में जाओगे तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ TRP चैनल एक्टिवेट होगा, आयन भेजेगा सेल के अंदर और बोलेगा कि अब ठंडे की महसूस कराओ। और जब आप गर्मी में जाओगे तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का TRP V4, V1 एक्टिवेट होगा और वो बोलेगा कि अब गर्म है। एंड फन फैक्ट, do you know why do you feel hot when you eat chili? Do you know? वो तो दर्द है ना, वो आई दर्द? हाँ, जब पता चलना जब आप चिली खाते हो तो आपने टेस्ट, वो दर्द है ना, वो वो आपको गर्म लगता है बहुत, और जब आप मिंथॉल खाते हो तो आपको क्या लगता है? ठंडा ठंडा लगता है। You know, the nature has made it in
सच वे कि जब आप चिली खाते हो तो आपकी बॉडी का TRPV1 एक्टिवेट होता है। चिली का एक्टिव कंपोनेंट इज कैप्साइसिन, और कैप्साइसिन इज अ एगोनिस्ट, इज एन एक्टिवेटर ऑफ TRPV1 चैनल। और जब वो मुंह में जाता है TRPV1 एक्टिवेट होता है, और TRPV1 का एक्टिवेशन टेम्परेचर 41 डिग्रीज है, एंड दैट इज व्हाई यू फील हॉट। इट बिकॉज ऑफ दीज स्टिल इज बिकॉज ऑफ कैप्साइसिन। और इस TRP चैनल की डिस्कवरी नहीं ऐसी हुई। डेविड जूलियस जब काम कर रहे थे 20 साल पहले, उन्होंने पूछा यार मैं चिली खाता हूं तो भाई गर्मी लगती है, तो ये चिली का जो एक्टिव कंपोनेंट कैप्साइसिन है ये किस चीज पे काम करता है, तब उन्होंने क्लोन किया TRPV1। ऐसे ही मिंथॉल जब आप खाते हो तो TRPM8 एक्टिवेट होता है और आपको ठंडा लगता है। सो इन चंदन गोस्वामी's सर's lab we published that TRPV4 is present in the mitochondria। सो पूरी दुनिया को बस ये पता था कि वो सेल मेम्ब्रेन में है, पर हम लोग की लैब ने पहली बार ये बोला कि ये TRP चैनल सिर्फ कन्फाइंड नहीं है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इंडिविजुअल माइटोकॉन्ड्रिया में भी TRPV4 आयन चैनल है और TRPM8 आयन चैनल है। और तभी एक इंडिविजुअल माइटोकॉन्ड्रिया का थ्रेड एक माइक्रो थर्मोमीटर की तरह भी बिहेव कर सकता है। इट्स लाइक अ टेम्परेचर सेंसर इटसेल्फ। और उनकी लैब में हम लोग ने शो किया कि TRPV4 के एक्टिवेशन या इनिबिशन से माइटोकॉन्ड्रियल ATP प्रोडक्शन, जो मेन काम है माइटोकॉन्ड्रिया का टू प्रोड्यूस एनर्जी, वो चेंज होता है। माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट चेंजेस, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो माइटोकॉन्ड्रियल का हेल्थ इंडिकेटर है वो चेंज होता है। सो दिस इज सच, इफ यू थिंक अबाउट इट, कि ये कितनी नई चीज है, पूरी दुनिया को कभी पता ही नहीं था माइटोकॉन्ड्रिया में TRP चैनल्स होते हैं। And it was published back in 2022 from CG Lab that TRPV4 are actually present in the mitochondria. Individual strands of mitochondria can also sense temperature. How beautiful. I mean, to me. मैं बायो का नहीं हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब TRPV4 एक्टिव हो गया। V1. विवेक वन। He needs some menthol. चलो हो गया। सो शमित, आप लोगों को ऐसे टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। हमारे साथ इस तरह कॉलेज चैनल से आप कनेक्ट कर सकते हो, हमारे सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो। वेबिनार्स हम रेगुलरली कंडक्ट करवाते ही हैं अपस्किलिंग के लिए। कहीं भी आपको डाउट है कि अब्रॉड कैसे जाना है, एप्लीकेशन प्रोसेस, या फिर एग्जिस्टिंग में अगर आपको अपनी स्किल्स एनहेंस करनी है, राइट, अलग अलग बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वर्कशॉप हम करते हैं। इंटर्नशिप, अगर आप अभी कॉलेज में हो, है ना, अभी तो नहीं जा सकते अब्रॉड, तो इंटर्नशिप अगर मैक्स प्लैंक में करनी है, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, राइट, तो उन चीज़ों पर हेल्प चाहिए तो इंटर्नशिप वर्कशॉप है भाई। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से ये हमारा साइंटिफिक कंप्यूटिंग का प्रोग्राम है, और हम समित के साथ मिलके क्लिनिकल रिसर्च पे भी कुछ जरूर करेंगे। अगर आप लोग बोलोगे तो क्लिनिकल रिसर्च एक बहुत बड़ी फील्ड होने वाली है फ्यूचर में। Already started है, यूरोप में तो है। हाँ वही। यूरोप में तो the research that I'm doing is clinical. At last, the goal is to prove what you prove in mice in humans. And that is clinical research itself. अभी नेशनल मेडिकल काउंसिल के चीफ ने कहा है कि ये MBBS के भी करिकुलम में डालना चाहिए, और मतलब गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है इस चीज़ पे। अगर आपको क्लिनिकल रिसर्च के बारे में भी और जानना है, आप कमेंट में हमें बता सकते हो। ऑल द बेस्ट। कैसा लगा पॉडकास्ट? कमेंट्स में बता देना। Yes. See you. चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। या बाय।